आज के मुख्य समाचार। गुजरात में एक दलित परिवार पर 20 लोगों ने किया हमला, केस दर्ज। ममता बनर्जी ने गोवा में कहा कि भाजपा उन्हें हिंदू विरोधी कहती है। मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पर उपचुनाव। दिल्ली की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ही मिलती है। गुजरात के एक दलित परिवार पर 20 लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में पीड़ित दलित परिवार के सदस्यों की तरफ से अब केस दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि एक मंदिर में जाने पर दलित परिवार के सदस्यों पर यह हमला किया गया है। घटना कच्छ जिले की है। पुलिस ने बताया कि दलित परिवार जिले के गांधी धाम शहर में एक मंदिर में गया हुआ था। हमले की यह घटना 26 अक्टूबर की है। जिले के भचाऊ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यह घटना हुई है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह जाला ने कहा कि मारपीट की इस घटना में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक एफआईआर गोविंद वाघेला ने तो दूसरी एफआईआर उनके पिता जगाभाई ने दर्ज कराई है। दोनों ने अपनी शिकायत में कहा है कि करीब 20 लोगों ने उन पर हमला किया है। हमने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें बनाई हैं। इस मामले में 20 लोगों की भीड़ पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इन सभी पर हत्या की कोशिश, डकैती, लूटपाट, प्रताड़ित करने समेत अन्य कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी इस बात से नाराज थे कि दलित परिवार राम मंदिर में उस वक्त गया जब प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया जा रहा था। 26 अक्टूबर को बाघेला अपनी दुकान पर थे, तब उन्हें पता चला कि उनके खेत में पशु आ गए हैं, उनकी फसल बर्बाद हो गई है। जब गणेश बाघेला मौके पर पहुंचे तब कुछ लोगों ने उन पर मंदिर में जाने का आरोप लगाकर डंडा, पाइप और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वाघेला के चाचा के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने यह भी बताया कि शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने उनका मोबाइल फोन चुरा लिया और उनके रिक्शे में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने उनकी मां, बड़ी बहन, पिता जगाभाई और 2 अन्य रिश्तेदारों पर भी हमला किया। हमले के बाद 6 घायलों का भुज के एक अस्पताल में इलाज किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी राज्य गोवा में अपने अभियान का श्री गणेश चीर परिचित अंदाज में किया। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की। फिर वह मालिम जेट्टी में मछुआरा समुदाय के सदस्यों से मिली। वहां ममता ने 1000 रुपये की 2 किलो किंगफिश खरीदी। लोगों ने इस दौरान खेला होबे के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को गोवा में कहा कि भाजपा उन्हें हिंदू विरोधी कहती है, लेकिन उसे उनके चरित्र प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी के नाम टीएमसी में टी का अर्थ टेम्पल, एम का अर्थ मास्क और सी का चर्च है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कहीं भी जा सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी नजरें 2024 में प्रधानमंत्री पद पर हैं, तो वह जवाब देने से बचती दिखी। भाजपा शासित राज्य गोवे की 3 दिवसीय यात्रा के लिए बृहस्पतिवार शाम यहां पहुंची। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी वोट बांटने के लिए नहीं बल्कि राज्य को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि गोवा का शासन दिल्ली से नहीं चलेगा। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, अभिनेत्री नफीसा, ममता ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों को धार्मिक आधार पर नहीं बांटती, भले ही वे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हों। टीएमसी ने गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर आगामी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने कई स्थानीय नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। सीएम के दौरे को 2022 में शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक मूड को भांपने के उनके प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। गोवा में टीएमसी नेताओं के साथ अपनी पहली बातचीत के दौरान ममता ने भाजपा पर राज्य में उनके पोस्टर हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब मैं गोवा आती हूं तो वे मेरे पोस्टर खराब कर देते हैं, आपको भारत से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर गोवा में टीएमसी सत्ता में आती है तो वह बदले के एजेंडे से नहीं बल्कि राज्य के लिए काम करेगी। अली और उद्यमी मृणालिनी देश प्रभु उनकी उपस्थिति में टीएमसी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर शनिवार को 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की चर्चा है, सत्तारूढ़ बीजेपी ने पड़ोसी राज्य गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्रियों को बदल दिया है
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चाएं सत्ता के गलियारों में प्रमुखता के साथ चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आजकल या अगले महीने में मध्य प्रदेश के सीएम को बदला जा सकता है। ऐसे समय में मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के क्या मायने हैं। बहरहाल चुनाव के मायने कुछ भी हो, लेकिन एक बात इस उपचुनाव की सबसे खास है कि और वो यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस उपचुनाव के जरिए अपने केंद्रीय नेतृत्व और अपने प्रदेश के अन्य बीजेपी नेताओं को अपना लोहा मनवाने में जुटे हुए हैं। यह जानकारी हैरानी होगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 महीने के अंदर लगभग 60 बैठकें, 40 छोटी बड़ी सभाएं की हैं और उन्होंने 20 रैलियों को संबोधित किया है। इसके अलावा वो 5 बार ग्रामीणों के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में धुआंधार प्रचार में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ वह विपक्ष के बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के निशाने पर रहे। अगर उपचुनाव में सीटों की बात करें तो जोबट विधानसभा और पृथ्वीपुर विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा था, वहीं रेगांव विधानसभा में बीजेपी का विधायक था। दिलचस्प बात यह है कि जोबट और पृथ्वीपुर में भाजपा ने अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति के बजाय विपक्ष से बीजेपी में आए 2 दल बदलुओं को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारने का विकल्प चुना। वहीं बुरहानपुर लोकसभा में अपनी सिटिंग एमपी के निधन के बाद उनके बेटे को टिकट न देते हुए अन्य व्यक्ति को चुना। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएम के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 40 विधायकों और 12 मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश की 230 विधायकों वाली विधानसभा में 125 बीजेपी, 95 कांग्रेस और 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 सपा का विधायक है। 2018 में जब चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने 4 निर्दलीय और 2 बीएसपी और 1 सपा विधायक के समर्थन के साथ सरकार बनाई थी। मगर 15 साल सत्ता का सूखा सहने वाली कांग्रेस अपनी सरकार को महज 15 महीने ही चला पाई। कांग्रेस से नाराज होकर तत्कालीन कांग्रेस नेता और वर्तमान के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों, मंत्रियों और विधायकों को साथ लेकर बीजेपी में चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खासा महत्व है। कहते हैं कि यूपी की सत्ता की चाबी यहीं से मिलती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए इमरान मसूद को उनके विवादित बयानों की वजह से खास पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपनी ही पार्टी की नसीहत दे रहे हैं। इमरान मसूद को कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव बनाया है। सहारनपुर समेत वेस्ट यूपी में वो बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन जिस तरह से वो पिछले कुछ दिनों से बयान दे रहे हैं उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उनकी घर वापसी हो सकती है और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर वन इंडिया ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद से बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर से खुले मंच पर कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साथ आना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि वोटों के बंटवारे को रोककर ही भाजपा का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे के लिए द्वार खोलने की कोशिश में जुटे हैं। पार्टी को चेतावनी देते हुए इमरान मसूद ने कहा कि अगर वक्त पर कदम नहीं उठाया गया तो चुनाव के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पार्टी को नसीहत ही दे सकते हैं जो वो वक्त वक्त पर दे रहे हैं। मानना न मानना पार्टी आलाकमान का काम है। वहीं प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर अपने बयान पर सफाई देते हुए इमरान मसूद ने कहा कि वो एक प्रदेश के लिए नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सपा के बीच गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस भीड़ को वोट में नहीं बदल पाती है, इसलिए पूरी तकनीक और दाव पेश लगते हैं जहां काम नहीं हो रहा है। इमरान ने कहा कि कांग्रेस तो सबकी ही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा है कि सब कांग्रेस के नहीं हो पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।